तो सिमरन, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ फ़िलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ स्टूडियो में हमारे साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी का। नमस्कार अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, एसपी साइबर क्राइम यूपी पुलिस से। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। आप दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसे कौन से साइबर क्राइम्स हैं जिनकी जानकारी सभी व्यक्तियों या व्यवसायों यानी बिजनेसेस को होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। 10 में से 6 यदि आप लोग जाने एक सर्वे के मुताबिक वो किसी न किसी तरह के साइबर क्राइम का शिकार है। सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट है, इंपर्सोनेशन है, सोशल मीडिया क्राइम्स है, ट्रोल करना है लोगों को, स्टॉकिंग करना है लोगों को, एक्सटॉर्शन करना है, चाहे वो सेक्सटॉर्शन हो, और उसके बाद जाते हैं कॉर्पोरेट क्राइम्स, जिसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैं, अटैक्स हैं, रैंसमवेयर अटैक्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स हैं। अभी आपने रिसेंट एम्स अटैक देखा जी। इस तरह से पावर ग्रिड पर अटैक हुआ इंडिया के। तो ये धीरे धीरे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। हम नॉर्मली जो बड़े बड़े क्राइम है या अटैक है उनके बारे में तो बात कर लेते हैं, पर एक व्यक्ति जिसका कि हर दिन कोई ना कोई शिकार हो रहा है, 20,000 जा रहा है, 50,000 जा रहा है, उनकी बात कई बार उतनी प्रमुखता से नहीं जाती और वो लोग परेशान होते हैं कि कैसे उसको रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, कहाँ जाएं, कंप्लेन करें, कैसे उनका पैसा वापस आ सकता है और क्या क्या सरकारी सहयोग है उसमें। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो आज की रेट में यदि एक अनुमान के मुताबिक हर दिन देखा जाए तो 5 से 7 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है इंडिया से, और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि यदि इसको एक इंडस्ट्री की तरह मान लिया जाए जो डेवलप हो रही है, इलीगल इंडस्ट्री जो लोगों को लूट रही है, तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें अलग अलग साइबर अटैक्स के बारे में बताया है और इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो पहचान की चोरी, यानी हम कहें तो आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी डिजिटल जो एक्सपोजर है उसको लिमिटेड रखना होगा। जितना आप एक्सपोज करेंगे उतना आपकी आइडेंटिटी चोरी होना आसान होगा। हर एक प्लेटफॉर्म जिस पर आप हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, उसमें एक सेटिंग्स होती हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, जो लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। जैसे आपका फेसबुक क्लोन हो जाता है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आपने 2 चीज़ें करनी है और कभी फेसबुक क्लोन नहीं होगा। यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसको प्राइवेट कर लीजिए। अपनी फ्रेंड लिस्ट को सारी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई आपका फेसबुक क्लोन ही क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपके दोस्तों को लूटना चाहता है। आपका फेसबुक नया बनाएगा, आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, वो आप पे भरोसा करते हैं, उस वजह से पैसे दे देंगे या जो भी कर लेंगे। तो आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट सिर्फ अपने दोस्तों तक ही विजिबिलिटी रखनी है या सिर्फ अपने आप तक, दोस्तों को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी विजिबिलिटी सेटिंग्स में जाइए, सिर्फ अपने आप तक कर लीजिए और अपनी जो पोस्ट है उसकी विजिबिलिटी सिर्फ दोस्तों तक रखिए। आपको अपनी हर पोस्ट पब्लिक करने की जरूरत नहीं है ताकि क्रिमिनल ना देख पाए। ये 2 कर लीजिए, आपका क्लोनिंग नहीं होगी, आइडेंटिटी थेफ्ट कभी नहीं होगा आपके संग फेसबुक पर। इसी तरह आप ट्विटर पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, जैसे प्रोफाइल पिक्चर बहुत क्लोन हो जाती है, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर बहुत हाई रेजोल्यूशन की आप रखेंगे तो उसको लोग व्हाट्सएप पर यूज़ करके किसी नए नंबर पर आपके दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं। तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर की विजिबिलिटी भी सिर्फ दोस्तों तक लिमिटेड कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो ज़रूर करनी चाहिए और इसके लिए हर एक प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होगी। बिल्कुल, आइडेंटिटी थेफ्ट को लेकर अमित जी ने हमें सिमरन बहुत ही ज़रूरी जानकारियां दी, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों से भी कुछ बात साझा करना चाहता हूं कि साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी या साइबर से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई सवाल जवाब हैं या कोई ऐसी बात है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के माध्यम से लैंडस्केप मोड पर आप हमें एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें अपना सवाल रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो है ddmorningshow23@gmail.com। जी हाँ दर्शकों, और डीडी मॉर्निंग शो में आप कौन से विषय हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रूर जानकारी दीजिए इसी मेल आईडी के ज़रिए जो आपकी स्क्रीन पर पुनः फ्लैश हो रही है, ddmorningshow23@gmail.com। बिल्कुल, और मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जितने भी सवाल हम तक पहुँचाएँ वो सब के सब हम अपने शो में शामिल करें। और फिलहाल समय है कि हम अपने दर्शक के भेजे हुए एक सवाल को इस शो में शामिल करें। नमस्कार, मैं चाहत कुमारी और मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ गाजियाबाद से।
मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे कॉल आते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या मैं हैक हो गया हूँ? मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है, मैं छपरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे अननोन कॉल्स आते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं हैक हो चुका हूँ? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको पहले नॉर्मल कॉल डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज करती थी, अभी व्हाट्सएप पे कॉल आने लगे और मिस कॉल आते हैं। और आप देखेंगे तो इंटरनेशनल नंबर से आते हैं। पिछले 2 हफ्तों में तो लगातार ऑलमोस्ट हर व्यक्ति इसका शिकार हुआ है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1 मई से ट्राई ने एक नई रेगुलेशन निकाली है, जिसके तहत जो भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय कर दी गई है। तो जितने भी ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इलीगल तरीके से या बाईपास करके लॉ को अपने कंटेंट प्रोलिफरेट करती थी, अब उनके ऊपर शिकंजा कस गया है। तो वो चाह रही है कि वो मूव हो जाए व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर ये पता करना कि कौन कौन लोग एक्टिव है किस एरिया में, उसके लिए एक स्क्रिप्ट रन की जाती है सर्वर पर, और वो नॉर्मली वर्चुअल नंबर यूज़ करती है जो बाहर का दिखता है, और वो रिंग करती है आपको। यदि आपके फ़ोन पर रिंग जा रही है तो उसको पता पड़ जाता है कि ये व्यक्ति व्हाट्सएप पर एक्टिव है जी। और उसका डेटाबेस बनना शुरू हो जाता है कि इस एरिया में दिल्ली के अंदर उस सीरीज़ के सारे नंबर ट्राई किए जाएंगे अलग अलग नंबर से, जिस पर रिंग जाएगी उसका डेटाबेस बन जाएगा। फिर उनको ट्रू कॉलर पर डाल के उनके नाम निकाल लिए जाएंगे। वो डेटाबेस मार्केट में बिकता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, वो मार्केटिंग कंपनीज भी खरीदती, क्योंकि अब जितने भी, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केटिंग हो, चाहे वो क्रिमिनल्स के द्वारा यूज डेटाबेस हो, यहीं से जाता है। तो आपको यदि मिस कॉल आ रहा है तो आपका फ़ोन हैक नहीं हुआ है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं कि आपको वो आए ना। आप सेटिंग्स में जाइए, आप किसी भी ऐसे नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं जो आपने सेव नहीं किया है। तो आपको यदि कोई ऐसे नंबर से कॉल आता है जो आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नहीं है, तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, आपको मिस कॉल नहीं आएगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। बिल्कुल इतना सा सेटिंग कर लीजिए, फिर ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पता भी नहीं कर पाएंगी कि आप व्हाट्सएप पर है या टेलीग्राम पर या सिग्नल पे है, तो आपकी आइडेंटिटी भी बची रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, एक और सवाल जानते हैं जो हमारे दर्शक ने हमारे साथ साझा किया है। हेलो, मेरा नाम अनीशा है और मैं पटना से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अक्सर साइबर फ्रॉड मेरे फेसबुक अकाउंट का क्लोन बनाकर मेरे दोस्तों से पैसे मांगते हैं और इस तरह मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, ये वैभव जी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फेसबुक क्लोन ना हो। 2 सेटिंग करनी है आपको। सबसे पहले कि आप अपने जो फ्रेंड लिस्ट है उसकी विजिबिलिटी अपने आप तक रखिए। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ओनली मी, फ्रेंड्स, एक्सेप्ट दीज फ्रेंड्स, या सबको। नॉर्मली लोगों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पब्लिक होती है कि उनकी दोस्त सबको दिखाई देते हैं। मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल पे जाऊं और आपकी पब्लिक है फ्रेंड लिस्ट, तो मुझे बड़ी आसानी से पता पड़ जाएगा कि आपके कौन कौन दोस्त हैं, आपका सर्किल कैसा है, कौन आपके क्लोज है, कौन आपकी हर पोस्ट लाइक करता है, कौन आपको कमेंट करता है। और यदि मुझे ये सारी जानकारी मिल गई तो मैं आसानी से या तो आपको इम्पर्सोनेट कर लूँगा या आपके दोस्तों को लूट लूँगा। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए संभव हो जाएंगी। आपने सेटिंग्स वही करनी है, फ्रेंड लिस्ट की विजिबिलिटी प्राइवेट कर लेनी है और आपकी पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ अपने दोस्तों तक रखनी है, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपका दोस्त नहीं है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा ना कर पाए, क्योंकि आपने पब्लिकली कुछ छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो अमित जी, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये छोटी छोटी सेटिंग्स का ध्यान रखें, जिसमें पब्लिक पोस्ट ज़्यादा नहीं डालने हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं जैसे हमारी फ्रेंड लिस्ट है, बाकी चीज़ें उनको हम प्राइवेट कर लें, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि जब हम अपने दोस्तों के बीच कोई पिक्चर शेयर कर रहे होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे दोस्त हम उन पर भरोसा करते हैं जी। अपनी लोकेशंस भी बता देते हैं, एक्टिविटीज़, अपने चॉइसेस भी बता देते हैं, प्रेफरेंस बता देते हैं, अपने पपी का नाम भी बता देते हैं। तो ऐसी जो प्राइवेट चीज़ें छोटी छोटी हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। अब यदि ये गलत हाथों में चली गई तो आप सोच सकते हैं कि आपका पासवर्ड भी पता कर सकते हैं वो लोग, आपकी एक्टिविटीज़ पता कर सकते हैं, और फिर आपको उस तरीके से ट्रैप करेंगे कि उस दिन आप वहाँ थे उस मॉल में और मैंने आपको देखा, तो आपको लगेगा कि यार इसको पता है तो ये सही बोल रहा होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि ये मेरे सोशल मीडिया से देख के बता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जितना एक्सपोजर अपने लिमिटेड रखेंगे और दोस्तों तक ही रखें, पब्लिक ना होने दें, तो आप बचें। बिल्कुल ठीक सर। तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने हमें कुछ सवाल भेजा है, तो आइए सुन लेते हैं कि उनका सवाल क्या है। साइबर अपराध में गंवाए हुए पैसों को वापस पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, अगर साइबर अपराध के माध्यम से आपका पैसा चला गया है तो आपके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि आप 1930 पे कॉल करिए। 1930 पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जैसे आपका डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, आपका अकाउंट पूछा जाएगा, किस अकाउंट में आपने पैसा दिया ये पूछा जाएगा, और जो यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होती है ये पूछा जाएगा। आपसे रिलेटेड कुछ मोबाइल नंबर और आपके नाम और पते पूछे जाएंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन उनको दे दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन तुरंत एस्केलेट होकर के ऊपर
जहाँ भी जिस अकाउंट में भी आपका पैसा गया है उस अकाउंट को उस बैंक में ब्लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में केवल हम लोग पिछले 1-1.5 साल में 25 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है, जो फ्रॉडुलेंटली धोखाधड़ी के माध्यम से पैसा आपका गया था, लोगों का गया था, उसको हम लोगों ने ब्लॉक कराया। बहुत ढेर सारे लोगों को पैसा मिला भी है। तो आप 1930 नंबर याद करिए। और दूसरा एक वेबसाइट है जो हमारे गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, cybercrime.gov.in। आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए या डेस्कटॉप पे जाइए और cybercrime.gov.in खोलिए और अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि जो आप कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं वो आपसे संबंधित थाने में चला जाता है और वहाँ पे उसकी फिर प्रारंभिक जांच होगी। जांच में अगर कुछ तथ्य पाए जाएंगे तो FIR में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1930 नंबर, जब भी आपका पैसा जाए जितना जल्दी हो पहली कॉल 1930 को करिए। बिल्कुल अमित जी, और ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पर फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पैसे गंवा दिए हैं तो उसे वापस हासिल करने के कौन कौन से तरीके हैं? देखिए, सबसे पहले जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी बोला, ये साइबर कॉप ऑफ इंडिया है, इसलिए मैं इनको कोट कर रहा हूँ आपको। प्रोफेसर इनको डेजिग्नेशन दिया गया है। आपको RBI की जो गाइडलाइन कहती है कि आपको 3 दिन के अंदर यदि आप इन्फॉर्म कर देते हैं बैंक को, तो जो आपकी लायबिलिटी है, मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इट गोज़ ऑन बैंक। कैच उसमें यह है कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यदि कोई फ्रॉडलेंटली पैसा निकाल रहा है कि आप दिल्ली में हो, पैसा आपका वेस्ट बंगाल में निकल गया, या आपका क्रेडिट कार्ड क्लोन हो गया था, या आपका ऑनलाइन किसी ने पैसा निकाल लिया किसी वजह से और आपने नहीं किया था, वो आपकी जानकारी में नहीं था, आपका पूरा पैसा वापस आएगा यदि आप बैंक को 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके साथ आप एक कंप्लेंट www.cybercrime.gov.in पर कर दीजिए। अच्छा, खास बात यह है, मैं इस हेल्पलाइन की इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ये केंद्रीय सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, कहीं से भी कर सकते हो, आपको किसी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत कर सकते हैं आप। दूसरा कि इससे जब आप अपना एड्रेस बताते हैं कि मैं यहाँ से कंप्लेन कर रहा हूँ, तो इससे ऑटोमेटिकली वो कंप्लेन आपके लोकल थाने तक पहुँच जाती है। आपको एक IO असाइन होता है, उस IO का नंबर आपको दिया जाता है SMS पर कि ये व्यक्ति आपकी जाँच करेगा। तो आपके काफ़ी सारा हैसल कम कर दिया इस वेबसाइट ने। दूसरी चीज़ कि जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर आपको बैंक को परसू करना पड़ता है कि भाई मेरा पैसा आप कब वापस करेंगे। एज पर RBI गाइडलाइंस मैंने 3 दिन के अंदर आपको कंप्लेन कर दिया था। बैंक कई बार उस इन्वेस्टिगेशन में 1 से 2 हफ्ते का समय लेगा। यदि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त ले रहा है और आपको जवाब नहीं दे रहा है तो आप RBI के ओम्बुड्समैन में भी जा सकते हैं। RBI की वेबसाइट पर एक हेल्पलाइन है, उस पर भी आप पूरी कंप्लेन कर दीजिए कि फलाना बैंक है, मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है, कंप्लेन मैंने इस तारीख को कर दी थी और 2 हफ्ते हो गए, पर वो 2 हफ्ते के बाद ही आप जा सकते हैं। तो यदि आप वहाँ चले जाएंगे तो जो मामले नीचे नहीं सुलझेंगे वो फिर RBI ओम्बुड्समैन से सॉर्ट आउट हो जाते हैं और आपका पैसा आ जाता है। जी बिल्कुल सर। और यदि हम शिकार हो ही जाएं साइबर अटैक के और साइबर क्राइम के, तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और साथ ही कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, इसकी जानकारी हमें देंगे SP साइबर क्राइम प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी। ये कानूनी व्यवस्था है, जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो हम उसका मुकदमा लिखते हैं, उसकी छानबीन करते हैं और अगर बदमाश किसी दूसरे राज्य में है तो हम अन्य प्रदेश की एजेंसियों के साथ तालमेल बना करके कार्रवाई करते हैं और उनको गिरफ्तार करते हैं। गृह मंत्रालय ने भी एक अलग से साइबर क्राइम के लिए डिवीज़न ही बना रखा है जिसका नाम है I4C, और I4C में MHA के अधिकारी तमाम एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके, तमाम स्टेट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक साथ उस अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने में हम लोगों की मदद करते हैं। वो चाहे रेड हो या टेक्निकल इनपुट हो या थ्रेट इंटेलिजेंस हो, इस तरह की चीज़ें वो हमसे शेयर करते हैं और हम जॉइंटली संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। वहीं हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहीं से अरेस्ट होती है, जेल भेजे जाते हैं, वहीं से ट्रायल की कार्रवाई होती है कोर्ट में जा कर के हमारे लोग, और फिर उनको फाइनली सज़ा दिलाया जाता है। तो ये कानूनी प्राविधान है। दर्शकों, इन महत्वपूर्ण बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और साइबर स्पेस में खुद को सुरक्षित रखिएगा। तो चलिए अपने एक और दर्शक से उनका सवाल लेते हैं। क्या साइबर स्टॉकिंग एक अपराध है? इससे बचने के लिए मैं किस धारा के तहत और कहां शिकायत दर्ज कर सकती हूं? देखिए, अगर साइबर स्टॉक कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग का केस है, आपको कोई ऑनलाइन ट्रैक कर रहा है, ऑनलाइन आपको कुछ इस तरह के मैसेज कर रहा है जो आप नहीं पसंद कर रहे हैं, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो दूसरे नंबर से आपको कॉल कर रहा है,
या व्हाट्सअप कर दे रहा है, आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपको ट्रैक कर रहा है, फेसबुक पे ट्रैक कर रहा है, लिंक्डइन पे ट्रैक कर रहा है, मान नहीं रहा है, ऑब्सीन मैसेज भेज रहा है, तरह तरह से हैरेस कर रहा है, तो इसके लिए कानून में पर्याप्त व्यवस्था है, इंडियन पेनल कोड में भी व्यवस्था है। 354 जो सेक्शन है आईपीसी में, उसमें प्राविधान भी कर दिया गया साइबर स्टॉकिंग के लिए अलग से। दूसरा, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा कायम करा सकते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारा साइबर क्राइम के लिए स्पेशल एक्ट है, उसके तहत भी आप मुकदमा कायम करा सकते हैं। तो मुकदमा कायम कराने के लिए आप cybercrime.gov.in पे जाकर के आप अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, लड़की हैं, आपको कोई अनावश्यक रूप से साइबर स्टॉक कर रहा है तो 1090 नंबर भी याद रखिए, 1090 आप कॉल करिए। एनोनिमस कंप्लेंट भी बिना अपना परिचय बताए, बिना अपनी पहचान छुपा के भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं 1090 पे, और कार्रवाई होती है। तीसरा ये ऑप्शन है कि आप अपने थाने पे चले जाइए, वहाँ कंप्लेंट कर दीजिए। और हर जगह साइबर क्राइम के लिए डेडिकेटेड अलग से साइबर क्राइम को देखने के लिए थाने बने हुए हैं। थाने जाना, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर के देना, cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कर देना, 1090 पे कंप्लेंट करना। इस तरह से आप साइबर स्टॉकिंग के अगर शिकार हो रहे हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है जो फिशिंग से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि साइबर क्रिमिनल्स आमतौर पे क्या करते हैं कि सरकारी विभागों और सरकारी वित्तीय संस्थानों की मिलती जुलती एक वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगते हैं। इससे बचने का क्या उपाय है और कैसे लोग ये जान सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो असली है या नहीं, मतलब जेन्युइन है? ऑथेंटिसिटी जानने के लिए क्या किया जाए? देखिए, बहुत आसान है चेक करना, पर चूंकि लोग बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो आरटीओ का वेबसाइट हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस का हो, या पुलिस का ही वेबसाइट लोग क्लोन कर लेते हैं और नोटिस आने शुरू हो जाते हैं कि आपका ये चालान है, पेनल्टी है, और लोग पे भी कर देते हैं जी। और उसके बाद लाखों करोड़ों जब लोग फंस जाते हैं तब जाके पुलिस उस पर कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ फर्जी है। तो मैं आपको इसमें एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ कि कोई भी वेबसाइट कब क्रिएट की गई है ये देखना बड़ा आसान है। आपके पास डोमेन टूल्स हैं, आप गूगल पर जाएंगे तो देखेंगे whois.domaintools.com एक वेबसाइट है, whois.domaintools.com। उस पर कोई भी वेबसाइट का आप डोमेन डालेंगे वो आपको बता देगा कब क्रिएट हुआ। जितनी ये फ्रॉडस्टर्स वेबसाइट होती हैं 15 दिन पुरानी, 1 महीने पुरानी होगी मैक्सिमम, उससे पहले की नहीं हो सकती। यदि 1 महीने पुरानी पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट है तो आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट पे आ जाना चाहिए। यदि आपका आरटीओ की वेबसाइट है, या अभी पिछले हफ्ते का क्राइम हुआ, डीडीए स्कीम एक निकली दिल्ली के अंदर फर्जी, और उसमें वेबसाइट बना दी डीडीए कुछ फ्लैट अलॉटमेंट .org.in। अच्छा, गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट होती हैं वो gov.in पर होंगी, हाँ जी। .com और .org वेबसाइट नहीं होंगी। यदि वो कुछ भी ऐसा ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो .gov.in जरूर चेक कीजिए। आप किसी भी .org.in पर ऐसे ट्रस्ट मत कीजिए, gov का एक्सटेंशन ज़रूर होगा। बिल्कुल। दूसरा, आपने डेट देख लीजिए कब ये क्रिएट हुई थी। यदि ये 15 दिन पहले है, जैसे मैंने आपको बताया, चेक कर सकते हैं, दूर हट जाइए, फर्जी है, फ्रॉड है, हाथ नहीं लगाना ऐसे काम। तो हर चीज़ को लेकर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, आपको पता होगा कोविन की भी फर्जी वेबसाइट बन गई थी, वहाँ पे भी लोगों को लूटा गया। तो जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको, क्योंकि उन पर ट्रस्ट होता है लोगों को, उस ट्रस्ट को यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स, और फिर आपको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर या तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देंगे, या कहेंगे आपका वैक्सीन का डोज लगना है सेकंड वाला, आप ये क्लिक कीजिए, OTP ले लेंगे उस चक्कर में। बिल्कुल। तो किसी भी ऐसी चीज़ का भरोसा वो यूज़ करते हैं जो भारत सरकार का या किसी भी गवर्नमेंट का। बिल्कुल सर, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में, श्री अमित दुबे जी, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम हमारे साथ साझा किए हैं। आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।